हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छे से चीजों को आप समझते जाइए। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में हमें पहले समझना है ना। जो मल्टी प्रपोजेस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके विषय में समझना है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा बहुत अब अच्छे तरीके से। बिल्कुल, अब आप सभी लोग अब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन बनाएंगे। अब गुड मॉर्निंग वगैरह सब हो गया, ठीक है, अच्छी बात। आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए मित्रों, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है। कल हमने आपको बताया कि जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमारे देश में लॉन्च किया गया, यानी नदी घाटी परियोजनाओं को, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कई तरह के विरोधाभास भी उठे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसके लाभ के विषय में बताया गया। विरोधाभास का मतलब यह था कि अगर बड़े बड़े डैम्स बनेंगे, अगर इनमें कोई समस्या आएगी, कभी ये फट गए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है ना, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ जो है एक विरोध के सुर भी उपजे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके विषय को समझा, लोगों को बताया, है ना। और जाहिर सी बात है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को या नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का क्या उन्होंने कहा, भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो आइए मित्रों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यह परियोजना, अब यह परियोजना कौन सी है, यानी नदी घाटी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना का मतलब नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पेयजल आपूर्ति। इसके बाद क्या है, विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन। ध्यान दीजिएगा, नहर परिवहन, पर्यटन के साथ साथ आप जानते हैं ना, जीव जंतुओं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीव जंतुओं व मृदा के लिए उपयोगी होती है ना। तो इसीलिए तो इसे कहते हैं बहुउद्देश्य, यानी एक से अधिक, मल्टी पर्पसेस। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें शब्द क्या क्या है कि यह परियोजना अर्थात नदी घाटी परियोजनाएं का उद्देश्य क्या है, सिंचाई है, पेयजल आपूर्ति है, विद्युत उत्पादन है, नहर परिवहन है, पर्यटन है, जीव जंतुओं व मृदा के लिए उपयोगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये परियोजना कुछ इतने चीजों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होती है। आप लोग भी और बता सकते हो कि और किस किस चीज के लिए हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कारण ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, क्या नाम उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें, ध्यान दीजिएगा, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि यहां से यहां तक आपको थोड़ा सा यहां पे एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपके सामने ये, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। बिल्कुल, 2-3 लाइन है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। बाढ़ नियंत्रण, हमारे एक मित्र ने लिखा बाढ़ नियंत्रण, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। बाढ़ नियंत्रण बिल्कुल सही है। बाढ़ का नियंत्रण, जैसे कोसी नदी है ना,
अभी देखो बताएंगे। तो कोसी नदी में इसलिए बनाया गया कि बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके, है ना मित्रों। बिल्कुल, कौन है हमारे मित्र लिखे हैं बाढ़ नियंत्रण? रिंकल चौधरी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। आधुनिक भारत का मंदिर, यहां तक कोई दिक्कत? प्रश्न आता है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? अब पहले ऑप्शन में जो है आपका क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे मित्रों श्रीमती इंदिरा गांधी जी। चौथे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सही होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। नए तीर्थ भी कहा, तो तीर्थ और मंदिर का मतलब एक ही होता है। आइए आगे बढ़ते। हो गया? बिल्कुल, आप सभी लोग बताइए क्या हो गया? बिल्कुल हो गया होगा ना? तो आशा करते हैं कि हो गया होगा सबका। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि एक हमने आपको पढ़ाया गंगा नदी। ध्यान दीजिए, कौन सी नदी मित्रों? गंगा नदी। तो गंगा नदी के विषय में जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। हमारे बहुत से मित्र हैं, फोन करते हैं कि सर रिवीजन करते हैं भूलता रहता है, रिवीजन करते हैं भूलता रहता है, कुछ ऐसा बताइए। तो बस हम यही कहेंगे कि रिवीजन करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बस ये है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि गंगा नदी के विषय में एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के बाद मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कोई भी टॉपिक को मैं जब लिख देता हूं कि आज ये टॉपिक चलेगा, तो आप एक दिन पहले कुछ ना कुछ थोड़ा सा देख लिया करिए, किताबों में पढ़ लिया करिए, देख लिया करिए, और इसके बाद आप कहीं ना कहीं हमारे सामने बैठिए। तो मैं आई एम श्योर दैट कि आपको हम पूरी तरह से वो बातें समझा पाएंगे। अदरवाइज अगर रिवाइज नहीं होगा तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो जाहिर सी बात है, गंगा नदी के विषय में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। और गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां और बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं तमाम। तो उसमें से एक एक नदी को उठाकर हम लोग बातचीत करेंगे। और ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो आइए मित्रों, बिल्कुल हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहां पर ये उत्तर प्रदेश है ना। ये मित्रों क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये आप सामने हमने कौन सा प्रदेश बनाया? उत्तर प्रदेश। तो यहां से समझना है, ये जो नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं मित्रों? इस नदी को हम क्या कहेंगे? तो इस नदी को गंगा नदी कहेंगे। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं नदी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ये है कि थोड़ा सा जरूरी है इस सब चीजों को समझना। नहीं तो फिर हमारे मित्र बोलते हैं कि सर हमारे राज्य में भी इस नाम की नदी है, कहीं आप उस नदी को तो नहीं आप विचार कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, एक ये नदी है और इस नदी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, नदी का क्या नाम है यहां समझिएगा पहले। ये जो नदी है ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती। जाहिर सी बात है कि एक धारा आपकी ये होगी और दूसरी धारा आपकी ये होगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस धारा से हमसे मतलब नहीं है। इस धारा का नाम है पद्मा, है ना, और इस धारा का नाम है हुगली। ध्यान दीजिएगा, इस धारा का क्या नाम है? हुगली नाम, है ना। यहां से आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सब? ठीक। अब नदी घाटी परियोजना का नाम सुनिए, क्या है? दामोदर। ध्यान दीजिए, दामोदर के विषय में हमें बातचीत है करना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये आपके सामने हमने लिखा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये लीजिए, हम आपके सामने लिख दिए, ठीक। यहां ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी है मित्रों? ये जो आपकी है गंगा नदी है। अब यहां से एक नदी धारा है, उस नदी धारा का नाम सुनिएगा। ये जो आपकी नदी धारा है, इस नदी धारा को ही हम क्या कहते हैं? दामोदर नदी कहते हैं। ये जो नदी धारा आई है इसे क्या कहेंगे? दामोदर नदी। अब आप ही बताइए, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो क्या मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग पठार से निकलती है। यानी छोटा नागपुर पठार है जिसे हजारीबाग पठार, रांची पठार और कोडरमा पठार में विभाजित किया गया था। तो ये जब नदी निकलती है कहां से निकलेगी मित्रों? बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करिएगा। यहां पर
यहां पर हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग का पठार से निकलती। जब ये नदी आगे निकलती है तो ये नदी कहां पर है, जाती है बोकारो पहुंचती। कहां पहुंचती है, बोकारो। बोकारो से फिर आगे पहुंचती है तो ये पहुंचती है, ध्यान दीजिएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर, और दुर्गापुर के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये कोलकाता के तुरंत पहले, कोलकाता के तुरंत पहले किस में मिल जाती है, हुगली नदी पे मिल जाती है। नदी का नाम समझिएगा, कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। अब इसमें दो सहायक नदियां हैं, है ना। एक सहायक नदी का नाम है बराकर नदी। क्या नाम है, बराकर नदी। और दूसरे का नाम है कोनार नदी। क्या नाम है, कोनार नदी। यहां तक कोई समस्या किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, बराकर और कोनार, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत सही। अब देखिए, ये जो आपकी कौन सी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो ये दामोदर नदी है पूरी, इस दामोदर नदी घाटी की जो सहायक नदी है बराकर नदी, इसमें देखिए 3 परियोजनाएं स्थापित की गई। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, आप लोग जानते हैं 3 परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इसका नाम है मैथान, मैथान है, तिलया है, और क्या नाम है इसका, पंचेत। ये जो जहां पे मिलती है वहां पे क्या है, पंचेत। ये आपके सामने हमने रखा। यानी बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। उसमें मैथान, तिलैया और पंचेत नाम के जो है इसमें क्या है, क्या है मित्रों, छोटे छोटे यहां पर डैम्स बनाए गए हैं। और यहां पर क्या है, कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। तो यहां पर देखिए, इसी चीज को ही पूरा क्या कहते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मित्रों इसको तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम लोग आगे बढ़ें। दामोदर की सहायक नदी कोनार और बराकर है। बहुत अच्छे शिवम कुमार जी, बिल्कुल सही है। सभी लोग बताइए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, यस या नो में तुरंत जवाब दीजिए। सर जूम कर दीजिए, जूम ही है, अब इससे ज्यादा हम क्या जूम कर सकते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा हम आपके सामने और जूम कर दिए, ये है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हमने पूरा जूम किया, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हो गया, इसको एक बार पुनः जो है वापस देखिए, कैसे ये पूरा सब मामला है। कुछ इस प्रकार से है। ये यूपी से, ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी, गंगा नदी ऐसे निकल के आती है और फिर इसके बाद ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक को क्या कहते हैं, एक को पद्मा कहते हैं, दूसरे को हुगली कहते हैं। इसके बाद इधर से पूरा जो मामला है वो आपका ही हो गया, ठीक है। आइए लिखते हैं इसके विषय में, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, यह स्वतंत्र भारत की, तो कब, 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है ना। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, किस नदी पर आधारित है, तो टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, दामोदर गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है तथा बराकर व कोनार, ध्यान दीजिए, बराकर व कोनार दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है ना, ध्यान दीजिएगा।
किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है, जिसमें बराकर नदी पर, बराकर है ना, बराकर नदी पर ध्यान दीजिए कौन कौन से, हमने आपको क्या बताया? तिलैया, और कौन सा बताया? पंचेत, है ना, पंचेत, तिलैया पंचेत। इसी तरह मित्रों कोनार नदी पर, कोनार नदी पर कोनार बांध, कोनार बांध का निर्माण किया गया, है ना, निर्माण किया गया। बिल्कुल, तुरंत आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सोना जी सर हम कैसे कवर करें, क्यों, क्या दिक्कत है? आप दिक्कत बताइए, फोन करिएगा ऑफिस में, जरूर अब बातचीत करेंगे। सत्यम जी बिल्कुल 1955 ईस्वी में, बिल्कुल ये जो सत्यम जी आप बता रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो आधारशिला रखा गया 1948 ईस्वी में रखा गया, और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो फिर आपका जो समय है 1955 है, तो उसमें सही है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। अंकिता जी बिल्कुल हो गया, है ना, एक हमारे मित्र ने कहा पूरी तरह से ये हो गया, है ना, हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी और है इसमें बाकी है, अभी ऐसा नहीं कि हो चुका है। अगला पॉइंट लिखिएगा, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी द्वारा कोयला, जल व गैस के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी हमारे देश में एक अपने आप में एक यूनिक रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें सोचिए, यानी कोयला अर्थात ठोस है, जल क्या है? द्रव है, गैस मतलब गैसियस फॉर्म में है। ये तीनों माध्यम से जल यानी विद्युत उत्पादन का कार्य होता है ना, उत्पादन का कार्य होता है। एक चीज ये रहा, और एक चीज आपको और लिखना है, हम आपको लिखे दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। ठीक, जैसे आपने नाम सुना होगा बोकारो, तो बोकारो का तो नाम सुने होंगे, ये झारखंड में है ना, बिल्कुल। खनिज क्षेत्र वगैरह जब पढ़ाएंगे तो इनके सबके नाम आएंगे, जो है खनिज क्षेत्र हैं, औद्योगिक शहर हैं। बोकारो के बाद चंद्रपुर, तो ये चंद्रपुर भी कहां पर है? ये भी आपका झारखंड में है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में। इसके बाद मित्रों दुर्गापुर, थोड़ा दुर्गापुर इसको समझिएगा, दुर्गापुर यहां पर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान दीजिएगा। ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह कार्य पूरा हुआ। इसको आप सभी लोग जल्दी से जल्द लिख लीजिए। सेल्फी, है ना, शेफाली जी बिल्कुल झारखंड में है दामोदर, ये जो है, लेकिन दुर्गापुर आप याद रखिएगा, दुर्गापुर को यहाँ पे झारखंड से बाहर पश्चिम बंगाल में आप रखेंगे। ठीक, चंद्रपुर झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बहुत सही, है ना। रंजीत जी है, माथुर जी है ना, रवि चौधरी जी है, बोकारो है ना, बोकारो है, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। आइए मित्रों, जब हो गया तो फिर प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी लोग। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, प्रश्न है, देश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ना। तो पहला ऑप्शन है रिहंद परियोजना, दूसरा ऑप्शन है दामोदर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, चौथा है आपका कोसी परियोजना। हमारे सभी मित्र बताइए, क्या इस प्रश्न का जवाब है आपके पास? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग हमको बताइए। बिल्कुल हमारे सभी मित्र क्या बता रहे हैं? दामोदर देश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिएगा ये कौन सी इसमें सही है? दामोदर सही है। एक चीज और इससे आप लिंकअप कर सकते हैं, ये किस नदी घाटी पर आधारित है? मैं जानना चाहता हूं कि दामोदर जो परियोजना है किस नदी घाटी पर आधारित है, ये भी आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत? दामोदर परियोजना है, बिल्कुल सही है सर जी, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है जी डियर। ये सब आप ही लोगों का तो प्रताप है, छेनी हथौड़ी की मार जो आप लोग मारते हो ना तो करना ही पड़ जाता है। बिल्कुल टेनेसी नदी। अब देखिए ये लीजिए, गलत हो गया, ये कोई लवली जी है उन्होंने गंगा लिख दिया, गलत हो गया ना। देखिए ये किस नदी पर आधारित है हम कह रहे हैं, अभी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, टेनेसी यूएसए। बिल्कुल ठीक है। आइए मित्रों इसमें और समझिएगा ध्यान से, दामोदर नदी घाटी, ध्यान दीजिए दामोदर नदी घाटी, यहां पर समझिएगा दामोदर नदी घाटी पर चंद्रपुर, ध्यान दीजिएगा चंद्रपुर, बोकारो के बाद दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर, और दुर्गापुर के बाद आपको ध्यान दीजिएगा नरौरा। बताइए इसमें कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो दामोदर पर नहीं है? कौन सी नहीं है? क्या चंद्रपुर नहीं है, बोकारो नहीं है, दुर्गापुर नहीं है कि नरौरा नहीं है? बताइए मित्रों इसमें कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो दामोदर घाटी से आधारित नहीं है, दामोदर घाटी से संबंधित नहीं है? बताइए मित्रों। नरौरा, बिल्कुल सही है। ठीक, चंद्रपुर कहां पर स्थित है? झारखंड में, ध्यान दीजिए झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में, दुर्गापुर भी कहां पर है? झारखंड में, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नरौरा कहां पर है? अपना यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। जब पढ़ाएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, है ना। बुलंदशहर का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न यानी ये जो नदी घाटी है पूरी तरह से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं मित्रों? तुरंत आप लोग जवाब दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई इसमें समस्या तो नहीं है? बिल्कुल। आइए मित्रों अब अगले चरण की हम बातचीत करते हैं, उसका नाम है रिहंद। ध्यान दीजिए क्या नाम है? रिहंद नदी घाटी परियोजना। तो रिहंद नदी घाटी जो परियोजना है, आइए इसके विषय में हम लोग समझते हैं। जैसे फिर से यहां पर हम आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं, चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, तो इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान से समझते भी रहो, है ना। ध्यान दीजिए एक नदी है जो कुछ इस प्रकार से आ रही है और यहां से ऐसे चली जाएगी। तो अब इसकी जो सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा जो सहायक नदी है, इस नदी का नाम मित्रों अगर आपको याद हो तो इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जो नदी है आपके सामने, ये तो रही गंगा नदी, है ना। तो गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है? सोन नदी। ये आपको कौन सी है? सोन नदी है। ध्यान दीजिएगा सोन नदी, ये कहां पे मिलती है? तब पटना में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। जाहिर सी बात है कि ये आपको थोड़ा सा हम जूम किए दे रहे हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। ये रहा, ठीक, सभी हमारे मित्र समझिएगा बहुत आसानी के साथ। ठीक, ये जो नदी है इस नदी का नाम है सोन नदी, जो पटना में गंगा के साथ मिलती है। अब एक जो है सहायक नदी है किसकी? सोन की। और इस सोन की जो सहायक नदी है इसी नदी का नाम है रिहंद नदी। अगर आपको हमने गंगा नदी पढ़ाया इसीलिए हमने वहां पे पढ़ाया था। एक हमारे कुछ मित्र थे बोले कि बहुत डीप जा रहा है, डीप नहीं जा रहा, इसीलिए जरूरत था ना। क्या नाम है? रिहंद नदी का नाम है रिहंद नदी। तो जब ये रिहंद नदी कुछ ऐसे जाती है तो ध्यान दीजिएगा ये सोनभद्र है। ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र में एक स्थान है पिपरी। क्या नाम है? पिपरी की पहाड़ी। पिपरी की पहाड़ी, ध्यान दीजिए। तो पिपरी की पहाड़ी में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया। पिपरी की पहाड़ी में बहुत बड़ा बांध बनाया गया यहां पर।
और जब बांध बनाया गया तो इसी को क्या कहते हैं, रिहंद परियोजना कहते हैं, रिहंद परियोजना कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो वास्तव में ये परियोजना यूपी और एमपी के बीच में है। किसके बीच में है, यूपी और एमपी के बीच में है। कौन सी परियोजना, रिहंद परियोजना। ये जो परियोजना है याद रखिएगा, क्या नाम है, रिहंद परियोजना। और इसी रिहंद परियोजना में ही यहां पर एक बहुत बड़ी झील बनाई गई है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। याद रखिए यह देश की सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा 70 वर्ग किलोमीटर पर यह है ना, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। इसको आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तुरंत से तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कृत्रिम झील है आई नियर सोनभद्र। अच्छा बबलू जी आप बताइए, पिपरी है वहां पर, है ना। क्या जीबी क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जो झील है, क्या उसी के तट पर अनपरा है, नाम सुने होंगे अनपरा का नाम, रेणुकूट है, और सिंगरौली का भी नाम आपने सुना होगा, क्या उसी के किनारे है? बिल्कुल। आप तुरंत हमको जवाब दीजिए इससे, अगर वहां से आप संबंधित हैं तो। हो गया, यस बोलिए, सबसे बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या सभी लोगों का ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल पिपरी है, ठीक है। मनोज जी बता भी रहे हैं पिपरी है। क्या रेणुकूट और अनपरा जैसी जगह भी है, रेणुकूट, अनपरा, सिंगरौली, ये आपका गोविंद बल्लभ पंत झील के पास स्थित है? बिल्कुल। आइए, हमारे मित्र बोल रहे हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है रिहंद परियोजना। लिखेंगे इसके विषय में एक एक पॉइंट हम इसमें आपको लिखा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, रिहंद सोन की सहायक नदी है, जो यूपी के सोनभद्र जिला के पिपरी नामक स्थान पर मिलती है। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, पिपरी नामक स्थान पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, नेहरू जी ने 1954 ईस्वी में इसकी आधारशिला, आज भी जाइएगा तो वहां पत्थर में लिखा हुआ है ना, यही चीज, आधारशिला रखी, है ना, बिल्कुल रखी, जो यूपी तथा एमपी के मध्य है, परंतु इसका लाभ झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों को भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वहां पे है नहीं, लेकिन यहां पे इन राज्यों को होता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, रिहंद परियोजना के पास, ध्यान दीजिएगा, रिहंद परियोजना के पास यूपी के पहले मुख्यमंत्री यानी गोविंद वल्लभ, है ना, जीबी पंत, है ना, जीबी पंत, ये लीजिएगा, यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील
कृत्रिम झील, ध्यान दीजिए कितना है, 70 किलोमीटर स्क्वायर है। कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, है ना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ध्यान दीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस झील के तटीय क्षेत्र में, इस झील के तटीय क्षेत्र में रेणुकूट, अनपरा व, ध्यान दीजिए, रेणुकूट, अनपरा व सिंगरौली स्थित। लिख लीजिए सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल। रिहंद परियोजना, यह हम आपके सामने लिखे हैं। हमने क्या लिखा, रिहंद सोन की सहायक नदी है जो यूपी के सोनभद्र जिला के पिपरी नामक स्थान पर मिलती है। पिपरी नामक स्थान पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी 1954 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी, जो यूपी तथा एमपी के मध्य है ना, यूपी तथा एमपी के मध्य क्या है, यूपी तथा एमपी के मध्य है, परंतु इसका जो लाभ है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को होता है। रिहंद परियोजना के पास यूपी के पहले मुख्यमंत्री यानी रिहंद परियोजना के पास यूपी के पहले मुख्यमंत्री जीबी पंत के नाम से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, देख लीजिए कितनी बड़ी झील है, का निर्माण किया गया, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। इस झील के तटीय क्षेत्रों में रेणुकूट, अनपरा व सिंगरौली स्थित। हो गया मित्रों, बिल्कुल। अनुराधा जी समझ में आया, लवली जी, ममता जी, बिल्कुल, है ना। अपरा नहीं छपरा सुना होगा, ममता जी क्या आप बोल रही हैं? जब ये परियोजना यूपी और एमपी के बीच में है तो छपरा यहां कहां से आ जाएगा? हे भगवान, आप लोग भी अपने अपने हिसाब से चलते रहते हो। अनपरा बोल रहे हैं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, छपरा नहीं बोल रहे हैं, छपरा। बिहार के यहां नाम ही नहीं आ रहा, बिल्कुल। अब आप हंस रहे हैं, रवि चौधरी जी बिल्कुल हंस रहे हैं, पास होते ना तो कनबच्ची खिला देते आपको हम, जो है। हाँ बिल्कुल, हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है यूपी एमपी, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ झारखंड, तीसरे नंबर पर है बिहार झारखंड, चौथा ऑप्शन है आपके सामने झारखंड पश्चिम बंगाल। बताओ मित्रों, बताओ सभी लोग, यूपी एमपी यूपी एमपी यूपी एमपी, कोई भी अगर बी लिखा तो समझ लीजिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप के अंदर जो है प्रवेश करके हम आपकी खबर ले लेंगे, जान लो। फिर अगर किसी ने भी बी लिखा तो बिल्कुल पहले नंबर पे होना चाहिए, बिल्कुल 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 ठीक है। यूपी एमपी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे सर बिल्कुल, आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, भगवान करे जिन लोगों का सिलेक्शन ना, वो हिम्मत ना हारे, उनका पीसीएस में जरूर सिलेक्शन होगा, बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। जिनका पीसीएस में सिलेक्शन नहीं होगा उनका आईएएस में सिलेक्शन होगा। आप भरोसा रखिए टीम एजुकेशन इंडिया पर, हमारे शेखर सर पर, एनके सर पर, अत्रि सर पर, रमेश सर पर, जितने भी आपकी फैकल्टी है मित्रों, प्रयास कर रही है कि, जाहिर सी बात है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हारने से आप घबराइए नहीं, हारने से और एक जो है प्रतिभा आगे सामने आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। हाँ, मैदान छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। सबका हो गया? बिल्कुल 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 ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से हो गया होगा। आइए मित्रों, अगले चरण में हम बातचीत करते हैं। अगला चरण क्या है, ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लेते हैं कि ये मित्रों क्या है, ये पूरा का पूरा बिहार है। ये क्या है, हमारा जो है बिहार राज्य है, बिहार है ना, बिहार। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा मित्रों नेपाल है ना। तो आपको भी पता है कि यहां से एक नदी आ रही है और ये नदी बहुत तेजी से आ रही है ना, बिल्कुल तेजी से आ रही है ना। यहां से ये लीजिए, तो जब तेजी से आ रही है तो अपने साथ ढेर सारे अवसादों को लाकर बिहार में क्या करेगी, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देगी। इसीलिए अब आप जान गए होंगे कि बिहार का शोक कही जाने वाली ये कौन सी नदी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है इस नदी का क्या नाम होगा, कोसी नदी, है ना। ये आपको समझ में आया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भारत और नेपाल के बीच में एक मैत्री समझौता होता है 1954 ईस्वी में। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और उस समय वहां के तात्कालिक प्रधानमंत्री से आपस में एक डायलॉग होता है, संवाद होता है, मैत्री समझौता होता है। किस नदी को लेकर, कोसी नदी को लेकर, कि कोसी नदी भाई आपके यहां से निकलती है लेकिन हमारे यहां बहुत बड़ी तबाही मचाती है। बिल्कुल, तो एक समझौता होता है, कब होता है, 1954 ईस्वी में ये एग्रीमेंट होता है। जब ये एग्रीमेंट होता है तो फिर ये हुआ कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कहां पर, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, है ना। तो एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, तो इस डैम का देखिए नाम क्या रखा गया, हनुमान बैराज। क्या नाम रखा गया मित्रों, हनुमान बैराज रखा गया। और जब इस डैम का निर्माण किया गया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक नहर कुछ इस प्रकार से निकाली गई और दूसरी नहर यहां पे इस तरह निकाली गई। जो हमारे मित्र बिहार से संबंधित होंगे वो हमें जरूर बताएंगे कि क्या कुछ ऐसा है क्या। मित्रों, इस नहर का नाम दिया गया पूर्वी कोसी नहर, और इस नहर का क्या नाम दिया गया, पश्चिमी कोसी नहर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर ये कहीं ना कहीं एक बैराज बनाया गया। क्या नाम है उसका, हनुमान बैराज बनाया गया। और जैसे ही ये बैराज बनाया गया तो इसमें से दो नहरें पहले निकाली गई, एक इधर और एक इधर। बताइए क्यों निकाली गई होंगी, आप हमें बताइए कि ये दोनों नहरें क्यों निकाली गई होंगी। इसलिए निकाली गई होंगी कि जब बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो काफी हद तक यानी यहाँ के चैम्बर ओपन किए जाते होंगे, और इन चैम्बर को जैसे ओपन किया जाता होगा तो काफी हद तक पानी इधर बट जाता होगा। जाहिर सी बात है बढ़ जाता होगा। तो जब ये बढ़ जाता होगा मित्रों, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या हो जाता है, ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, पूर्वी संरक्षित क्षेत्र कहेंगे। यानी बिहार का पूर्वी जो भाग है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और इधर क्या है मित्रों, इधर आपको समझना है, इधर पश्चिमी संरक्षित क्षेत्र है। ये बिहार का पश्चिमी संरक्षित क्षेत्र हो गया, ये भी कहीं ना कहीं संरक्षित हो जाता होगा। तो देख लीजिए, इस नदी का मतलब यह हुआ कि कोसी नदी, यहां पे एक डैम बनाया गया और इस डैम के माध्यम से आपने देखा किस प्रकार इसके पानी को रोककर और इसकी तबाही को रोका गया। मित्रों, जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, पूर्वी कोसी नहर है और ये क्या है, पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर पूर्वी संरक्षित क्षेत्र को क्लियर करता है और पश्चिमी जो है कोसी नहर ये पश्चिमी क्षेत्र को संरक्षित करता है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम इसके विषय में लिखाते हैं। एक चीज और हमको बताइएगा, सभी लोग जो बिहार से हैं वो जरूर बोले कि यस सर हम बिहार से, सब चीजें ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि सही से बताइए मित्रों, बिल्कुल आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इस चीज को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आप सभी लोगों को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बहुत टेक्निकल चीजों को लेकर चलेंगे, किताबी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए हम किस प्रकार चीजों को आपके सामने बता रहे हैं। तो क्या हमारे सभी मित्रों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में अगर आ रहा हो तो जरूर आप हमको कमेंट करिए। अगर
प्रॉब्लम कुछ हो रही तो जरूर बताएं। अभी हमारे बहुत ही ढेर सारे अमोघ अस्त्र हैं, और ये अमोघ अस्त्र हम आपको जो है आप देखेंगे पीसीएस प्री में हम आपको जरूर दिखाएंगे, है ना। वहां की बात दूसरी है थोड़ा सा, यहाँ की बात थोड़ा दूसरी हो जाती है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही, है ना। आप देखिए एक चीज आप समझिए, अगर सभी लोग सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरूर आप बोले कि सर हाँ समस्या है। बिल्कुल, हमारे लिए वो मित्र भी हमारे लिए बहुत ही जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो हमारे लिए ये भी जो है करता है। ये तो सब लोग करते, ये वाला हमारा और भी जो है उच्च, ध्यान दीजिए, उच्च समालोचक है, हम जरूर उसकी बातों पर ध्यान देंगे मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल, आइए इसके विषय में लिखते हैं। हेडिंग लिखिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी ऐसे लिखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोसी परियोजना, ठीक, लिखें। यह नेपाल से निकलकर बिहार में बाढ़ व कीचड़, बिहार में बाढ़ व कीचड़ जैसी तबाही उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इसी को देखते हुए 1954 ईस्वी में भारत व नेपाल के बीच मैत्री समझौता हुआ। कैसा समझौता? मैत्री समझौता हुआ, है ना। तीसरे पॉइंट पे आपको लिखना है, कोसी नदी पर बिहार व नेपाल बॉर्डर में, यानी सीमा में, बॉर्डर में हनुमान बैराज का निर्माण कर पूर्वी कोसी नहर व पश्चिमी कोसी नहर पूर्वी कोसी नहर व पश्चिमी कोसी नहर को निकाला गया। ठीक, ये आपने के सामने रहा। इसको आप तुरंत लिखिए, फिर एक पॉइंट और बचा है, उसको हम भी लिखते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी लिखिए। ध्यान दीजिए, यह नेपाल से निकलकर ध्यान दीजिए, निकलकर बिहार में बाढ़ व कीचड़ जैसी तबाही उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये चीज आपको लिखना है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसे देखते हुए 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच में कैसा समझौता हुआ? मैत्री समझौता हुआ। कोसी नदी पर बिहार नेपाल बॉर्डर, ध्यान दीजिए, बिहार नेपाल बॉर्डर पर देख लीजिए हनुमान बैराज का निर्माण किया गया, जिससे ध्यान दीजिए पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकाली गई। हो गया? जी हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, आइए एक पॉइंट और बचता है, उसको भी लिख लेते हैं। पूर्वी कोसी नहर बिहार के पूर्वी क्षेत्र को बाढ़ से बचाता या संरक्षित करता है ना। वहीं ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी कोसी नहर
बिहार के पश्चिम क्षेत्र को बाढ़ से बचाता है ना, बचाता है। अगर आप देखें वापस जो है तो देखिए ये पश्चिम नहर है, तो ये आपका पश्चिम संरक्षित क्षेत्र है और ये पूर्वी संरक्षित क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। सर 1964 और क्वेश्चन, साक्षी जी आपने क्या लिखा सर, 1954 है या 1964? राजसेन जी पहले बताइए, हो गया तो फिर मैं आपसे बातचीत करूं। हो गया, क्लियर है? देखो मैं सभी मित्रों को एक बार बताना चाहता हूं कि यहां पर एग्रीमेंट हो रहा है 1954 ईस्वी में। अब एग्रीमेंट का मतलब नहीं होता कि रातों रात बन के तैयार हो जाएगा, इतना तो आपको समझना चाहिए। भाई जिस दिन हमारा जन्म हुआ, क्या हम उसी दिन हमारे स्कूल में नाम लिख गया? क्या उसी दिन से हम पढ़ना जाना स्टार्ट कर दिए? है ना? तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इन सब चीजों पर उचित तरीके से सोच विचार कर आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि देखिए आपके कमेंट को और भी ढेर सारे लोग पढ़ते हैं। तो जब आप इस चीज को लिखते हो तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये विचार जाता है कि देखिए तो इस चीज को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, फिर आप ट्रोल हो जाते हो कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा हो कि कुछ हमारे मित्र हैं जो लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, लेकिन हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे ही मित्र उनके ऊपर जो है वो जवाब दे देते। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो समझाना चाहते हैं कि भाई इतनी नॉर्मल सी बात को आप नहीं समझ पा रहे हो। आधारशिला रखने में और घर बन जाने में, गृह प्रवेश में क्या अंतर नहीं होता? आप भी अजीब बात करते हो, गुस्सा दिला देते हो आप लोग भी। लवली जी समझ में आया? मनोज जी, कश्यप जी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अरे भाई घर की आधारशिला रखना और फिर घर में गृह प्रवेश करना, बिना लड्डू खिलाए, बिना जो है कुछ खिलाए पिलाए आप गृह प्रवेश कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर लोगे। जो तो जरूर आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। आइए इस पे जो है प्रश्न करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। जल्दी बताइए सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग नेपाल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कृष्णा जी बिल्कुल। अरे हम गुस्सा उस्सा नहीं करते, टेंशन ना लीजिए, है ना? गुस्सा तो भगवान ने हमको दिया ही नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा लगता है कि भाई आप क्यों उल्टा सीधा दिशा में जा रहे हो। बिल्कुल 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 ठीक है। तो मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। आप सभी लोगों ने नेपाल को लगाया, जरूर आप नेपाल को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक मित्रों, आइए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें बिहार, ध्यान दीजिएगा, बिहार का पूर्वी, ध्यान दीजिए, बिहार का पूर्वी संरक्षित क्षेत्र किस नहर द्वारा बिहार का पूर्वी संरक्षित क्षेत्र किस नहर द्वारा बचाया गया है ना? कौन सा नहर है जो कहीं ना कहीं पूर्वी संरक्षित क्षेत्र को बचाता है? तो बताइए इसमें कौन सा नहर है? पूर्वी नहर है कि पश्चिमी नहर है? आप में इसमें दो, पूर्वी नहर, पूर्वी कोसी नहर, ध्यान दीजिएगा इसमें पूरा लिखिएगा, पूर्वी कोसी नहर, दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर, तीसरे नंबर पे अगर बताइए, दो में बताइए, दो में कौन सा है, कौन सा नहर है? तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत सटीक है। अगर पूर्वी संरक्षित क्षेत्र की बातचीत करें तो पूर्वी कोसी नहर होगा। ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए पूर्वी कोसी नहर है जो पूर्वी संरक्षित क्षेत्र को क्लियर करता है। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल जब आएंगे तो प्रयास करेंगे कि भाखड़ा हो जाए,
है ना। अब समय का अभाव नहीं तो हम आपको भाखड़ा बता दें, हीराकुंड बता दें, जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, आशा करते हैं कि कल आपको पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। और जो छोटी छोटी बचेंगी, जैसे अब आप समझिए टिहरी परियोजना, आप ही बताइए, टिहरी आपको मैंने पढ़ाया था जब गंगा नदी में पढ़ा रहे थे, तो देखिए एक भागीरथी नदी थी जो गोमुख से निकली थी, और गोमुख से निकलते हुए जैसे ही वो भागीरथी, ध्यान दीजिए, जैसे वो भागीरथी अलकनंदा से मिली थी देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग और, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग और कहीं ना कहीं उत्तरकाशी के बीच में टिहरी मिला था। तो टिहरी के पास जो है भील गंगा नदी उसमें आके मिलती है, उसी को टिहरी परियोजना कहते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों पे हम जरूर आपसे बातचीत। गंडकी परियोजना आपने नाम सुना होगा, है ना। तो कल जब आएंगे तो भाखड़ा है, हीराकुंड है ना, तिलैया है, इसी तरह मित्रों ध्यान दीजिए किश्तवाड़ है, बड़ी बड़ी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। हमारे सभी मित्रों से बस एक दरख्वास्त है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और मन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर सब्जेक्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। हम पूरी तरह से क्लियर करवाएंगे, इसी तरह ही क्लियर करवाएंगे, हम कभी भाग दौड़ भी नहीं करेंगे। हाँ, जब आपसे कहे कि एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ा करने की आवश्यकता है, आप सभी लोग बताइएगा कि अगर तैयार हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत के लिए फिर हम आपसे जो है जरूर बोलेंगे कि थोड़ा सा अब आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, ठीक है। कहते हैं कि जब ट्रेन पटरी पर आ जाती है, दौड़ने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर और उसको हम तेजी दौड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब हम लोग आशा करते हैं, मैं भी आशा करता हूं कि हमारे सभी मित्र अब पटरी पर पूरी तरह से आ चुके हैं, है ना। अब उनको थोड़ा सा वर्क भी ज्यादा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बताइए, नदी जब हमने पढ़ाया, एक थोड़ा सा जवाब दीजिए, जब हमने नदी पढ़ाया तो समस्या आई क्या? इन सब चीजों को समझने में समस्या आई? आप सभी बताइए, क्या नदी घाटी को समझने में कोई समस्या आ रही है? इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे नदी को अच्छे से कवर करने दीजिए। अगर आप जल्दीबाजी में कहोगे तो फिर कैसे होगा। और देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल खुला किताब है, आपको किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और मैं उस दिन अपने आप को अच्छा मानूंगा, उस दिन टीम एजुकेशन इंडिया अपने आप को अच्छा मानेगी, जब दूर दराज रहते हुए हमारा कोई भाई बहन गांव भर से रहकर पढ़कर और अफसर बन जाएगा मित्रों, और कभी वो हमारे पास फोन करेगा या कभी जो है हमसे मिलने आएगा, तो हम उस दिन अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वो जो है पंक्ति पर लास्ट में खड़ा हुआ मित्र भी हमारा अगर आगे बढ़ जाए तो उससे अच्छा गौरव की बातचीत क्या हो सकती है। तो मित्रों, कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ही स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।